हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है, और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं है? क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, आज का क्लास बहुत मस्त होने वाला है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, फटाफट से पहले वीडियो को शेयर कीजिए, तब बता रहे हैं कि आज किस चीज़ का क्लास होने वाला है। तो देखिए, आज का क्लास फिजिक्स का होने वाला है। फिजिक्स का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो बार बार एग्जामों में आया हुआ है। बाबू याद रखना है, सिर्फ इतना नहीं देखना है कि 1500 ऑब्जेक्टिव है। ये 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार आया हुआ है, विथ प्रूफ आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप आस्क बोर्ड पे आए हैं तो आपको 100% कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे कि ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चले, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अभी रेडी हैं पूरा पढ़ने के लिए? जल्दी जल्दी बता दीजिए। एक बार कॉमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और प्यारे बच्चों वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए, जितने भी सारे प्यारे स्टूडेंट हैं, फटाफट से वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, जितना भी क्लास आपका छूटा होगा उसका लिंक, जितना भी आगे होने वाला है क्लास उसका लिंक। और एक बात बताना भूल गए कि प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। कैसे देना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ बने रहिए कि कैसे आपको टेस्ट देना है। आपको पता है कि 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज यहाँ पे होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं बाबू, तो फटाफट से टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। टॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए ये देखिए 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 629924, याद रखिएगा 8935। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, फटाफट से मैसेज कीजिए, और यहाँ पे जल्दी जल्दी आप हमारे पास ज्वाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है? और प्यारे बच्चों लास्ट में अगर आप ये लेते हैं तो लास्ट में आपको गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो एग्जाम में लड़ता है, जिसको आप प्रिंट आउट करवा के बिल्कुल बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी प्यारे बच्चे यस बोलिए ताकि क्लास को हम शुरू कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया सभी बच्चे। और देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों आप इस क्लास को देखते रहिए, मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कब का है, बीएससीबी 2020 का पूछा गया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी ये बहुत पहले भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते ही हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, और आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको इतना लिखना है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और आवेश संरक्षण सिद्धांत हमको यह बताता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपसे पूछे तो आपको यह लिखना है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश जो होता है ब्रह्मांड में सदैव ही क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आवेश क्वांटमीकरण होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है। इसका आंसर कैसे लिखना है, तो आपको याद रखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है आवेश को उत्पन्न करना, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और ये किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाबू हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए कितना जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं कि ताकि आपको मतलब कहने का मतलब अपना 100% दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे समझने में। रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं A to Z स्टूडेंट के लिए है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। इनके अनुसार क्या होता है, विद्युत आवेश को ना तो आप उत्पन्न करेंगे, क्या लिखा है, ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप इसे नष्ट कर सकते हैं। ये क्या रहता है, ये ब्रह्मांड में क्या रहता है, आवेश सदैव ही संरक्षित रहता है। इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं,
सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने का मतलब समझ लीजिएगा इसको। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़े, बताइए। आप लोग लिख दीजिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन कोई हमसे नहीं पढ़ा होगा, जाएगा एग्जाम देने, तो सोचेगा अरे बाप रे बाप, ये तो सिद्धांत पूछा है जी, कैसे बनाएंगे। और वहीं आप लोग पढ़ के जा रहे हैं तो आपको सिंपल सा याद हो गया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट करेंगे, उसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। और जो आवेश होता है वो क्या होता है, ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। ऐसा लिख देंगे कि नहीं, एक बार क्लियर कीजिए, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी बच्चे बोले यस हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आवेश होता है, देखिए क्वेश्चन में है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। कोई भी मान लीजिए ये आवेश है तो इसका कोई अपना क्षेत्र होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस कोई क्यू आवेश है, तो प्यारे बच्चों किसी भी आवेश का एक क्षेत्र होता है ना अपना। हम क्या पढ़ाए कि कोई भी आवेश हो उसका एक अपना एगो क्षेत्र होता है, अपना एगो क्षेत्र होता है किसी भी आवेश का, है ना। तो हम जैसे आपको समझाते कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो ये मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है तो इसका क्या है, एगो अपना कोई क्षेत्र है, ठीक है। ये अपना कोई इसका क्षेत्र है कि इसके अंदर कोई माइनस क्यू आवेश आएगा तो अपने तरफ क्या करेगा, प्लस माइनस क्या करता है, तो आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। याद रखिएगा, प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है। याद रखिएगा, अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे क्या करता है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई प्लस क्यू आ जाए, प्लस क्यू आ जाए तो वो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। क्या करेगा, विकर्षित, यानी एक दूसरे को धक्का देगा। यहाँ पे आपको इतना याद कर लेना है कि अगर आपको याद रखना है कि अगर माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखेगा कि माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश को पास लाया जाए तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि प्लस क्यू आवेश उसके बाद से और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाए तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा कि ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही हो गया होगा। तो चलिए मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया हमसे। तो तीव्रता क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है उसका अपना कोई क्षेत्र है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू आवेश ला रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इस प्लस क्यू आवेश के इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे लाएंगे तो इसका अलग तीव्रता होगा, और इसी आवेश को और इसके नजदीक लाएंगे तो इसका अलग तीव्रता होता है। यानी यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश को यहाँ पे लाएंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा धक्का मार के यहाँ पे इसको कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एकदम इसके पास लाएंगे तो प्यारे बच्चों पास लाएंगे तो ये बहुत जोर से धक्का मार के प्यारे बच्चों इसको कहाँ फेंक देगा, बहुत दूर फेंक देगा। यानी इसके क्षेत्र मतलब तीव्रता का मतलब क्या होता है, दबदबा। यानी कहने का मतलब इस प्लस क्यू आवेश का मान लीजिए कि इधर इसका तीव्रता कम होगा लेकिन पास में इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही समझना है। ऐसे आप लोग समझिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। पहले डिफिनेशन बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे एक बार हम आपको फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि जब तक हम समझाते नहीं है तब तक हम छोड़ते नहीं है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, अपना कोई इसका क्या है प्यारे बच्चों, क्षेत्र है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे गोल बनाने दीजिए, ठीक है, गोल रहेगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आपको किसी को लात मारना होगा, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े तो आपका एरिया ना है कि मेरा लात यहीं तक जाएगा, यहीं तक संभव है कि यहीं तक हम मार सकते हैं एक जगह से खड़ा होके, ठीक है। तो अगर कोई आदमी इधर आपके लात के मतलब मान लीजिए कि आपका पैर है, आदमी आपका यहाँ पे खड़ा है, तो आप इसको ऐसे लात मारिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा लात लगेगा, ये क्या करेगा, यानी कहने का मतलब इस प्लस क्यू आवेश को इसके यहाँ पे लाएंगे तो ये थोड़ा सा धक्का मार के, थोड़ा सा एकदम धक्का मार के इसको यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तीव्रता इसकी बहुत कम होगी। अगर कोई आदमी आके आपके सामने आ जाए, एकदम नजदीक आ जाए, यानी यह प्लस क्यू आवेश को हम इसके नजदीक ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बहुत जोर से इसको लात मारेगा और इसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो यही होता है तीव्रता, कि जितना बल का अनुभव करेगा। अगर दूर खड़ा व्यक्ति को आप लात मारते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि दूर खड़ा व्यक्ति को हम लात मारते हैं तो थोड़ा सा दूर जाता है,
थोड़ा सा बल लगेगा उस पर। अगर पास ला के जोर से हुमच के एक लात मार दिए तो कितना बल लगेगा, बहुत ज्यादा बल लगेगा ना, फेंकाएगा उतना दूर, है ना, यही ना होगा प्यारे बच्चों। तो वही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहने का मतलब ये होगा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितना अनुभव करेगा, यहाँ पे कुछ अलग बल का अनुभव करेगा, कम बल का अनुभव करेगा, लेकिन इसी आवेश को अगर आप यहां पे लाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो और तेजी से क्या होगा प्यारे बच्चों, लात मारेगा और बाहर फेंक देगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका सही मात्रक की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसी इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। चलिए इतना क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि पारावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो पारावैद्युत शक्ति अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है। तो पारावैद्युत शक्ति आपको ऐसे लिखना है कि पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो अधिकतम मान जहां तक पारावैद्युत क्या बना रहे, आचलक बना रहे, उसे क्या कहते हैं, पारावैद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि पारावैद्युत शक्ति किसे बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक क्या रहे प्यारे बच्चों, पारावैद्युत जो माध्यम रहे ना, वो आचलक जहां तक बना रहेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पारावैद्युत शक्ति बोलेंगे। और अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम की पारावैद्युतांक जिसको हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, ठीक है, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक तथा निर्वात के पारावैद्युतांक जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक, जिसको हम लोग ER से सूचित करते हैं। देखिए बहुत आसानी तरीके से हम सोच रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी बिहार के बच्चे हैं ना, जिनको कम समझ में आता है 12th में, उनके लिए हम हैं, हम समझाने के लिए हैं कि प्यारे बच्चों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझा नहीं देते तब तक प्यारे बच्चों हम चैन की नींद नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया कि अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम की पारावैद्युतांक जिसको एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, किसी माध्यम की पारावैद्युतांक तथा निर्वात का पारावैद्युतांक जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, इसी के अनुपात यानी बटे को हम लोग अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। इतना क्लियर कीजिएगा बाबू, देखिए ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम की पारावैद्युतांक तथा निर्वात का पारावैद्युतांक जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक यानी ER कहते हैं। यही तो है डेफिनेशन प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ना। देखिए कैसे लिखना है आपको कि किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों सापेक्षिक पारावैद्युतांक या अपेक्षिक पारावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। यानी अर्थात ER का मतलब क्या, अपेक्षित पारावैद्युतांक इक्वल टू किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हो गया ना प्यारे, हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास आए हैं तो पूरा क्लियर। चले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आपको सिंपल सा देखना है कि ये देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और वही बता रहे जो एग्जाम में पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो किसी एक आवेश, याद रखना है कि किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश होता है, उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी का भी जो भी गुणनफल होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे बनाइएगा, कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखना है, और इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम इंटू मीटर होता है। और इसका प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है कि इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग DY कहते हैं। DY किसका मात्रक है, तो प्यारे बच्चों इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक होता है, और कूलम इंटू मीटर भी होता है। तो यहाँ पे आपको इतना याद कर लेना है। चले सिंपल सा क्या लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, सबसे आसान डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है, वो भी आस्क बोर्ड पे, कि कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी का जो भी गुणनफल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इसे P से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ जाएगी, समविभवी तल को परिभाषित करें, जो कि 2013 में और भी पूछा गया क्वेश्चन है, हम मेंशन नहीं किए हैं, 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि समविभवी तल क्या है। समविभवी तल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल
ऐसे लिखना है समविभवी तल में वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। याद रखिएगा ऐसे कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, एक ऐसा बिंदु जिसके हर बिंदु पे विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो वैद्युत, यहाँ पे क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल यानी एक ऐसा बिंदु जिसके हर बिंदु पे विभव की मात्रा क्या हो, समान हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए प्यारे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समविभवी तल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक ऐसा यहाँ पे तल है जिसके हर बिंदु पे, ये भी बिंदु पे विभव समान होता है, ये सब एक दूसरे पे लंब होता है, यानी ये क्या होता है, एक दूसरे पे लंब होता है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु, यहाँ बिंदु पर भी विभव समान, इस बिंदु पे भी विभव समान, इस बिंदु पे भी विभव समान, इस पे भी, यानी इसके हर बिंदु पे क्या होता है, विभव का मान एक समान होता है, जिसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। याद हो गया। देखिए कितना आसानी से आपको हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि समविभवी तल किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे विभव समान हो, समविभवी तल कहते हैं। एक डायग्राम बना लीजिएगा, इसके बीच का विभवांतर कभी भी शून्य होता है, इस पे जो भी होता है लंब होता है, जो भी लिख सकते हैं। देखिए कितना क्लियर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण क्या है। ये तो कई बार, बाप रे बाप, 4 से 5 बार यहाँ पे मेंशन है, ये 4 से 5 बार के आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण हम आपको पढ़ाए हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर आपको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, यानी इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो आप इसको पूर्ण गुणज के रूप में ही भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस Ne, यानी कहने का मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। Ne का मतलब क्या, यहाँ पे प्लस माइनस में 1 या 2 या 3 होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आवेश का क्वांटमीकरण आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, कि अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आप पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी पूर्ण गुणज के रूप में मतलब क्या, ये दशमलव में नहीं होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मान लीजिए 100 हो गया, 150 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 14.5 है, तो ये दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का अगर आप स्थानांतरण कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में ही जाना चाहिए। अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन भेजना है तो वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होना चाहिए, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर क्या होता है, -19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। चलिए अब आता है बाबू कि यहाँ पे कूलम्ब का नियम क्या है। समझिएगा कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ये नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत होगा, समझ लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। पीछे का सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है। समझिएगा, कूलम्ब का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कोई भी बल होगा, यानी 2 बिंदु आवेश के बीच के लगने वाला बल उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसके बीच का जो दूरी होगा उसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। चलिए हम आपको डेफिनेशन बताएं, आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कोई बिंदु आवेश है। कूलम्ब के नियम से 2 बिंदु आवेशों के बीच का बल निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि मान लीजिए कि ये कोई Q1 आवेश है और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कोई Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, r है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण, दोनों मेंशन है। आकर्षण बल कब होता है, तो एक पे प्लस Q चार्ज हो। यहाँ पे देखिए फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ये 2 बिंदु आवेश है, यहाँ पे Q1 Q2 आवेश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, Q1 आवेश, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो प्रतिकर्षण। तो आकर्षण बल कब होगा? जब इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी विजातीय आवेश क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण होता है इसमें। और प्यारे बच्चों अगर इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, यानी दो सजातीय आवेश हो, यानी दोनों पे समान आवेश हो, तो ये क्या करेगा? तो प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि कब आकर्षण करता है, कब। तो यही इसीलिए ये दोनों मेंशन करके रखता है। ठीक है, कि दो बिंदु आवेशों पे लगने वाला जो बल होता है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो प्यारे बच्चों समानुपाती हो रहा है। कौन सा? तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल हो या तो प्रतिकर्षण बल हो, यानी Q1 और Q2 को क्या होता है? ये समानुपाती होता है। ये हमसे पहला सेंटेंस में बोल रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फिर बोल रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने लिख दिया। अब इसके वर्गों यानी इसके दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसके वर्ग दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानु का मतलब क्या प्यारे बच्चों? उल्टा यानी हो जाता है। व्युत्क्रमानु का मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कहने का मतलब इसके एक बटा में चल जाता है, यानी बटा में वो हो जाता है। तो दूरी के वर्ग यानी दूरी क्या है? r है, इसके वर्गों के ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण यहाँ पे याद रखिएगा 1 तथा लिखेंगे कि 2 से ऐड करने पर, क्या ऐड करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को ऐड करने पर। ठीक है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F है, F ऐसे ही समानुपाती, ऊपर में क्या है? Q1 इंटू Q2 है, क्योंकि इसके लगने वाला बल जो है वो समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती है। और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? बटा में r² हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको हम पढ़ाए थे कि ये जो समानुपाती होता है ना, समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है, कॉन्स्टेंट k लगा दिया जाता है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2 याद रखिएगा, बटा में क्या है? r² है, तो r²। ठीक है, अब यहाँ पे k का मान याद रखिएगा कि कभी भी k का मान क्या लिखा जाता है? इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? k की जगह पे, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये मिटा दें? चलिए नहीं मिटाएंगे, यहीं पे लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल टू क्या? 1/k की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलम्ब का नियम होता है। तो ये बताइए हो गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं कि कूलम्ब का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेश के, चाहे आकर्षण बल हो प्रतिकर्षण बल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इसकी बीच की जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी r है, इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और जब इसको 1 तथा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? f समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में r²। और पता है कि समानुपाती हटता है, को कॉन्स्टेंट लग ही जाता है इक्वल टू लगा के। और k का मान हम लोग कभी भी क्या रखते हैं? तो 1/4 पाई, कहाँ पे k का मान क्या लगते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रखा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं? ये वाला चीज यहाँ पे आ गया कि नहीं? हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं? बताइए ये वाला चीज। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार कूलम्ब का नियम भी याद कर लेना है। बाबू क्लियर हो गया होगा? अगला आज ये कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। बाबू विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण कौन कौन से हो गए? तो वैद्युत आवेश के दो मौलिक गुण यानी आवेश क्वांटमीकरण होता है, आवेश को क्वांटमीकरण होता है भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है? आवेश का क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरे वस्तु पे पूरा पूर्ण गुणज के रूप में ही भेज सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? आवेश हमारा क्या होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। ये भी हमने पढ़ा। तो दो मौलिक गुण आप लिख सकते हैं, जो कि 2021 के 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्ब की बल की, यहाँ पे लिखा गया कूलम्ब बल की मतलब कूलम्ब जो बल है इसकी सीमाएं लिखे, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। यहाँ पे यही होता चाहिए कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखें, कूलम्ब बल के नियम की सीमाएं लिखें, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखें। ठीक है, ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद दिए कूलम्ब का
नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है, क्योंकि कूलम्ब के नियम में हम लोग दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी ही निकालते हैं, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी यानी बल, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच का बल ही निकाला जाता है। दो बिंदु आवेशों के बीच का बल निकालना हो तो प्यारे बच्चों किससे निकलेगा, तो कूलम्ब के नियम से निकलेगा। ये मान लीजिए Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे निकलता है। यदि नियम अधिक दूरी के लिए हो तो ये सत्य नहीं होगा। यह नियम जो कूलम्ब का नियम है अधिक दूरी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एगो Q आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे Q आवेश है और यहाँ पे एगो ले लिया जाए Q आवेश, तो ये सत्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब ये Q आवेश है तो इसका कोई अपना क्षेत्र होगा ना, कि हाँ इसी क्षेत्र में दूसरा भी आवेश रखना पड़ेगा, इसी भी क्षेत्र में, यानी अब इसे बाहर रखिएगा तो इससे ज्यादा यानी ज्यादा दूर कर दीजिएगा तब भी ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। यानी कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या है, कूलम्ब के नियम की सीमाएं है, याद रखिएगा कूलम्ब के नियम की सीमाएं। तो ये प्यारे बच्चों याद कर लेना है कि कूलम्ब के नियम के लिए बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है, आपको याद रखना है, और अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। और यह नियम 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता है। और चौथा लिखना है कि यह एक सार्वत्रिक नियम है, यानी यह एक यूनिवर्सल यहाँ पे आपको याद रखना है कि नियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको प्यारे बच्चों याद कर लेना है। ये क्या हो गया, सीमा हो गया, जो कि आपको याद कर लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत विभव क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी किया गया है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव क्या पढ़ाए हैं, V इक्वल टू W/Q पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, V इक्वल टू W/Q। विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक या बिंदु Q तक, बिंदु A तक, कोई भी बिंदु हो सकता है, उसको लाने में जितना भी कार्य किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा डेफिनेशन बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे समझिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है तो कम ही में वैद्युत क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए क्या है, कोई Q आवेश है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, एगो कोई एकांक आवेश है, प्रशिक्षण आवेश है, ठीक है, प्लस Q आवेश, यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षण आवेश है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि एकांक धन आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, यानी बिंदु का नाम P ले लेते हैं, इसमें जितना भी कार्य करना पड़ता है इस आवेश को लाने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू W/Q है ना। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना, जहाँ पे W क्या है, वर्क है यानी काम है, जिसको हम लोग जूल से डिनोट करते हैं, और Q क्या है, आवेश से, आवेश को कूलम से यानी जूल बटा कूलम, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, किसको, तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। और विभव बराबर क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि वर्ग को किस में मापते हैं, तो जूल में मापते हैं, और बटा आवेश को किस में मापते हैं, Q का मतलब आवेश, आवेश को मापते हैं कूलम में। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा जूल प्रति कूलम, यानी प्यारे बच्चों JC इनवर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो वैद्युत विभव आपको पता चल गया कि वैद्युत विभव क्या है, कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है। अब विद्युत विभवांतर क्या होते हैं, यहाँ पे समझिए क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इसमें क्या है, प्लस Q आवेश, यहाँ पे क्या है, पहले से बैठा इसका क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि अब इसमें क्या होता है, वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, ये अंदर ही एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक, यहाँ तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए क्या है, A है बिंदु, ये B है, तो प्यारे बच्चों VA से अब B तक, VA से यानी VA से और VB तक लाने में कितना, जितना कार्य करना पड़ता है, किसको, आवेश को लाने में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इस बिंदु A से बिंदु B तक, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता हो, तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी बिंदु A से यानी VA माइनस VB यानी बिंदु B तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, किसको, आवेश को लाने में, जिसको हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि वैद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है,
ठीक है। बाकी इसका जो मात्रक होता है वो सेम होता है। वर्ग का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा जूल, और प्रति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कूलाम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका होता है, यानी जेसी इनवर्स इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया होगा, गारंटी है कि हो गया होगा, क्योंकि इतना जबरदस्त आपको समझाया जा रहा है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए धारता किसे कहते हैं, तो धारता किसे कहते हैं, तो किसी मान लीजिए कि बोतल है, उसमें कितना, 1 लीटर का बोतल है तो उसमें कितना पानी हटेगा, तो 1 लीटर बोलिएगा कि 1 लीटर का बोतल है तो 1 लीटर पानी हटेगा, यानी किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता ही हमारी विद्युत धारिता कहलाती है। देखिए इससे सटीक, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी आवेशों में, यानी सॉरी, किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता विद्युत, यहाँ पे क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि विद्युत धारिता कहलाती है। धारता का मतलब क्या, धारण करने की क्षमता, यानी किसी चालक में, मान लीजिए कि कोई भी चालक है, इसमें कितना आवेश धारण कर सकता है, इसमें कितना आवेश धारण कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना इसका क्षमता है धारण करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं विद्युत धारिता। यानी किसी चालक में दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों विद्युत धारिता कहते हैं, यानी आवेशों का विद्युत धारिता कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक में जितना हम लोग आवेश देंगे विभव भी तो बढ़ेगा। एक बोतल है, जितना पानी डालेंगे उसमें, आपको कैसे समझाए थे कि प्यारे बच्चों ये क्या है, एक बोतल है, अब इस बोतल में इतना पानी डालेंगे प्यारे बच्चों तो इतना ही ना दिखाएगा, यानी जितना आवेश डालेंगे उतना क्या होगा, विभव में वृद्धि होगा, और फिर इतना और पानी डालेंगे, इतना भरा, तो विभव हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना पानी डालेंगे उतना उसका लेयर बढ़ेगा। उसी प्रकार किसी चालक में जितना आवेश देंगे उसमें जितना भी विभव का वृद्धि होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों विद्युत धारिता कहते हैं आवेशों का। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत लेट हो गया बाबू, तो 15 नहीं करते हैं, यहीं पे क्लास को समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे और आप लोग बताइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये कोर्स ले लीजिए बाबू प्लीज, सही रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है क्वेश्चन, उसके बाद से गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, जो लेगा वो उसी को। तो लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। आप इस पे फटाफट से मैसेज कॉल कीजिए, फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।